अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर की जो बेसिक्स थी वो अच्छे से कवर की थी। हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, और जस्ट इसका जो पीछे वाला लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे। यानी कि जब कोई बॉडी गोल घूम रही है, दायरे में घूम रही है, तो उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है, क्या वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या नहीं कर रही? अगर कर रही है तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है? सिमिलरली लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है? आज के लेक्चर में हमने हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आखिरी लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आपका इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो कवर होना ज़रूरी है। अगर वो कवर है तो आपको आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट की फील आ रही होगी। अगर नहीं कवर, समझ तो भी आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट का उतने अच्छे से फीलर नहीं आएगा। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे। हेडिंग लगा लो अपने पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, नोट्स के हवाले से सेम अनाउंसमेंट है। अगर तो आप इसके नोट्स खुद बना लेते हो तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपनी राइटिंग में खुद समझ के जो लिखा है उससे अच्छे नोट्स कोई हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी मसरूफियत की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से नोट्स नहीं बना पा रहे तो मैंने इस लेक्चर के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो भैया, हमने जो बात की थी ना, अगर मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, हमने ये बात की थी बच्चे कि अगर कोई बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है, दायरे से क्या मुराद है, ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, तो नोट करना। स्टार्ट के अंदर मान लो मेरा बेटा इस पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी थी जिसका नाम था हमारे पास पॉइंट ए पे बॉडी थी और ऐसे रोटेट करना शुरू हो गई एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करते हुए जो बॉडी थी वो बच्चे कहीं इस पॉइंट पे आ गई, पॉइंट बी। तो हमें ये बात पता है कि ये बॉडी सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एट द वेरी सेम टाइम ये सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कमफेरेंस पे एक आर्क लेंथ कवर करती है एस, जिसे हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और हम ये थीटा बहुत छोटा कंसीडर करते हैं ताकि ये जो आर्क लेंथ है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाए और लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाए। ये सब बातें बहुत तफसील से सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन 03 में हो चुकी हैं। ठीक है, हमने देखा था कि इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो रिलेशन है दैट इज एस इक्वल्स आर थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके ऊपर बॉडी रोटेट कर रही है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है ए से बी तक जाने में बॉडी को यकीनन कुछ टाइम लगेगा, तो अगर आप थीटा को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाता था, आपके पास ओमेगा बन जाता था। सिमिलरली बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा तो बॉडी ने कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा वो क्या कहला रहा होता है, लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। और ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है मेरा बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये हमारे पास एक अदद है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ एडिशनल चीज़ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो अलोंग द टेंजेंट बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आपके पास पॉइंट ए पर होगी बॉडी तो अलोंग द टेंजेंट, यानी कि ये टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। ये डायरेक्शन किसका है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। सिमिलरली जब बॉडी बी पॉइंट पे आ गई, अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा। बॉडी यहाँ कहीं पे आ जाती तो टेंजेंट ऐसा हो जाता, यहाँ पे आ जाती तो टेंजेंट ये हो जाता, यहाँ पे आ जाती तो टेंजेंट ये हो जाता। टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल।
लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो कि रोटेट कर रही है किसके अंदर मेरे बेटे, सर्कल के अंदर, रोटेटिंग इन अ सर्कल या परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन। इसकी यूनिट भी हमें पता है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है और हमें ये बात पता है कि वेक्टर के पास होती हैं दो चीज़ें। कौन कौन सी बच्चे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आपने किसी वेक्टर को चेंज करना है तो दोनों में से कुछ भी चेंज कर दो, वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहन में रखिएगा, दो वेक्टर सेम तब होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम हो। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर्स आर नॉट सेम। सिमिलरली दो वेक्टर्स हैं, उनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग, तो ये दो अलग वेक्टर्स काउंट होंगे। अच्छा, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका देखो साइज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ये दोनों भी कैसे हैं, अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मेरा बेटा अगर आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आती है? इसका मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है उस बॉडी की जो कि सर्कल में रोटेट कर रही है, उसको चेंज करने के दो तरीके। सही है, उसको चेंज करने के मेरा बेटा दो तरीके। टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां लिख भी देते हैं, कैन बी चेंज बाय दो तरीके। एक, आप उसका क्या चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड को आप स्पीड भी कहते हो। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, लीनियर स्पीड। यानी कि यहां पे जब बॉडी थी, मान लो मूव कर रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, यहां पे आ गई, आपने स्पीड बढ़ा दी, मान लो अब मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से। पहले इसके पास सलाहियत थी 1 सेकंड में 4 मीटर कवर कर सकती थी, अब सलाहियत है 1 सेकंड में 6 मीटर, और बढ़ा दी 1 सेकंड में 8 मीटर। यह है मैग्नीट्यूड चेंज करना। दूसरा क्या होता है मेरा बेटा, डायरेक्शन चेंज करना। डायरेक्शन चेंज करने से क्या मुराद है, पहले देखो डायरेक्शन ये रहा, अब ये रहा, अब ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। देखो आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सारी बेसिक्स को ना पजल के सही पीसेस की तरह आपने फिट करना है। हमें क्या पता है, बॉडी दायरे में घूम रही है और जो बॉडी दायरे में घूम रही है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा, साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी भी है। जो लीनियर वेलोसिटी है जिसे आप कह रहे हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो एक अदद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर चेंज किया जा सकता है या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने पर या डायरेक्शन चेंज करने पर। यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय आइदर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज करते हो तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगी। क्यों सर? मेरा बेटा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन रिवाइज करो। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप बोलते हो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को ही अपन लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड के सेंस में चेंज हो चाहे डायरेक्शन के सेंस में चेंज हो, अगर वेलोसिटी का वेक्टर चेंज हुआ तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगी। और हमें यह बात पता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन आएगी। समझ आती है? अब देखना इधर। अब इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन आएगी उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था कि AT बराबर है किसके? R टाइम्स ऑफ अल्फा के। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आता है? जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरे बच्चे? चेंज हो रही होती है। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से मुराद क्या है, इसको आप विजुअलाइज कैसे करोगे? मान लो आप कोई चीज ऐसे घुमा रहे हो, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपने तेजी से घुमाना शुरू कर दी। अब ये जो आप चीज घुमा रहे हो ना मेरा बेटा, ये मेरी उंगली मान लो, ये पॉइंट है। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है इसके पास एक वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जब मैं इसको तेजी से घुमा रहा हूं तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा मीटर आर्क लेंथ कवर करने की सलाहियत आती जा रही है। आप इलेक्ट्रिकल फैन को स्विच ऑन करते हो, उसकी ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होता है। एक पंखा, फैन अच्छा भला चल रहा है,
आप स्विच ऑफ कर दो, अब उसके ब्लेड की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती जाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। तो बताया क्या, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड तो बॉडी के पास क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन तो बॉडी के पास क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहली चीज ये क्लियर कर लेना मेरे बच्चे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, दोनों लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों भाई, सिंपल है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर चेंज होने वाली वेलोसिटी लीनियर है तो आने वाली एक्सेलरेशन लीनियर होगी, अगर चेंज होने वाली वेलोसिटी एंगुलर है तो आने वाली एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लीनियर वेलोसिटी का चेंज लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों लीनियर वेलोसिटी के चेंज की वजह से आ रहे हैं। एक केस में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, एक केस में लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अभी तक की जो बातें हैं ये बातें हमने कोई नई नहीं पढ़ी, ये पहले की पढ़ी हुई जो मैंने रिवाइज करी है, ठीक है। अभी आगे का लेक्चर हमने, आज वाला लेक्चर इससे आगे का है, क्लियर हो गया। टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से दो टाइप की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, एक कहला रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक कहला रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कॉपी कर लो भैया इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। हमने फिर एक बात और ये पढ़ी थी कि टेंजेंट जो है वो हर पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। टेंजेंट हर पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर एक सर्कल के ऊपर मान लो 10,000 पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट का टेंजेंट दूसरे से क्या होगा, चेंज होगा। सही है, अब समझना इससे मुराद क्या है। देखो लेट्स से मेरा बेटा हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अलोंग आपके पास, सर्कल तो अच्छा बन गया है, इस सर्कल के अलोंग आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है। मान लो बॉडी पहले यहाँ थी ए पॉइंट पे, फिर लेट से यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी का, फिर यहाँ पे आ गई, इसको नाम दे दिया पॉइंट सी का, फिर यहाँ आ गई, इसे नाम दे दिया पॉइंट डी का, यहाँ आ गई, इसे नाम दे दिया पॉइंट ई का। और मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉडी मेरा बेटा ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ठीक है। पहली बात कि मेरा बच्चा ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। दूसरी बात, बॉडी रोटेट कर रही है विद आ कांस्टेंट स्पीड, विद आ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कैसी है, कांस्टेंट है। सर एंगुलर वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, वो भी तो चेंज हो सकती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से, बिल्कुल हो सकती है। तो आपने कैसे कहा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है रेडियन पर सेकंड वाली, और डायरेक्शन कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आता है। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, तो ओमेगा कहाँ होगा, आउटवर्ड। भाई साहब ओमेगा, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी आउटवर्ड, बिल्कुल कह सकते हैं। और साथ मैंने कह दिया कि बॉडी की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा है वो भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। भाई अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या होती है, v इक्वल्स आर ओमेगा। अगर एंगुलर स्पीड चेंज होगी तो लीनियर स्पीड भी चेंज होगी, यानी कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। बेसिकली ओमेगा क्या डिफाइन करता है, स्पीड ऑफ रोटेशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले के मुकाबले में तेजी से मूव करना शुरू कर देगा तो जाहिर है उसकी लीनियर स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस कहां कवर कर रहा है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई, कांस्टेंट स्पीड है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इससे हमें जो पहला रिजल्ट मिलता है मेरे बच्चे, वो पहला रिजल्ट ये मिलता है कि अल्फा इज 0। पूछो क्यों, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अब जरा टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ रोटेशन फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब
मैं ये कह सकता हूं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो स्पीड है रोटेशन की, वो भी कैसी होगी मेरा बेटा? कांस्टेंट होगी। जब स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा, तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। AT लीनियर एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये नहीं कहा लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन सर आपने अभी कहा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है, तो अगर AT जीरो है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गई? कतई नहीं। मैंने यहां पे दो एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन कहा था। अभी आपको सिर्फ एक पार्ट के बारे में पता चला है कि AT जीरो है, AC का अभी तक आपको कुछ नहीं पता, तो कैसे कह सकते हो? हाँ, ये कह सकते हो लीनियर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आना था, वो बेसिकली क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लीनियर स्पीड जो बॉडी रोटेट कर रही है वो कैसी है? कांस्टेंट है। सेट है? AT हो गया जीरो। अब जरा देखते हैं कि क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। अब देखते हैं जरा इस बात को। बच्चे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं यहां पे, जरा जल्दी से टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बना दो। हमें पता है अलोंग द टेंजेंट होता है, तो भाई ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहां वाला 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 टेंजेंट ऐसे बनेगा। तो क्या ख्याल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? देखो यहां ऊपर की तरफ था, यहां उल्टे हाथ की तरफ, यहां नीचे की तरफ, यहां सीधे हाथ पे, यहां ऐसे। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो मुसलसल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। गौर से देखो, गौर से। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द टेंजेंट। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि टेंजेंट पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। यहां का टेंजेंट अलग, यहां का अलग, यहां का अलग, यहां का अलग। अगर इस पे 1000 पॉइंट्स हैं तो 1000 यूनिक टेंजेंट्स बनेंगे, तो 1000 यूनिक डायरेक्शन आएंगी टेंजेंशियल वेलोसिटी की। यानी कि अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी कांस्टेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही बॉडी नए पॉइंट पे गई, डायरेक्शन तो टेंजेंट के अलोंग होता है और टेंजेंट हर पॉइंट का नया होता है। तो जैसे ही बॉडी नए पॉइंट पे गई, टेंजेंट चेंज, डायरेक्शन चेंज। बॉडी नए पॉइंट पे गई, नया टेंजेंट, नया डायरेक्शन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कोई ना कोई वैल्यू होगी, कितनी होगी वो भी देखते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट। अब जरा यहां पे इस पिक्चर को जरा मेगा करके देखो। क्या मैं ये कह सकता हूं जब कभी भी बॉडी दायरे में घूमेगी, जब भी बॉडी दायरे में घूमेगी, भले उसके पास अल्फा हो या ना हो, भले उसके पास AT हो या ना हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी दायरे में घूमेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, क्योंकि बॉडी दायरे में घूम रही है, नए 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 पॉइंट्स पे जाएगी, टेंजेंट 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 दूसरे से क्या होगा? चेंज होगा। हर टेंजेंट दूसरे से अलग होगा। देख लो ना यहाँ पे आपके पास, अगर मैं यहाँ भी टेंजेंट बना लूँ, एक टेंजेंट ये रहा, ये लो भाई, एक टेंजेंट ये रहा, अलग अलग पॉइंट से बना लिए। एक ये रहा, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, एक टेंजेंट मान लो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट का। हर पॉइंट के टेंजेंट आपको दूसरे से क्या नजर आ रहा है? चेंज नजर आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, hence centripetal acceleration is always existing। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक बॉडी के पास जो कि दायरे में घूम रही है हमेशा एग्जिस्ट करेगी, भले अल्फा हो, AT हो या ना हो। अल्फा होगा तो AT होगा, ये तो वैसे भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों का आपस का रिलेशन हमने ड्राइव किया था कि AT इक्वल्स R अल्फा। खुद देखो, अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो AT भी क्या हो जाएगा? जीरो।
ये जो आपने मोशन पढ़ा है ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इस लेक्चर की हेडिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में जब आप पीछे पढ़ के आते हो ना, यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट, तो उसमें जहन में फिक्स होता है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन जीरो है। तो अक्सर बच्चा यहां पे भी यही चिपका देता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, भले यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होगा। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगी तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वैसे भी अक्सर चेंज नहीं होता क्योंकि उसकी सेंस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, अल्फा जीरो। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, एटी जीरो। लेकिन चूंकि डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी की, टेंजेंट चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से, दिस इज द रीजन कि हम कहते हैं कि अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। और उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, बॉडी रोटेट करेगी विद अ वेरिएबल स्पीड। जैसे फैन को स्विच ऑन करते हैं, अब वो गोल घूम भी रहा है और उसकी स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो गोल घूमने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आ गई, स्पीड बढ़ रही है, इसकी वजह से अल्फा भी होगा, एटी भी होगा। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब एंगुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो नहीं है, वो तो बढ़ रहा है, तो अल्फा होगा। सिमिलरली लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी बढ़ रहा है, तो एटी भी होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। इतना हिस्सा क्लियर हो गया भैया? चलो जल्दी से कॉपी कर लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो ये फॉर्मूला है AC इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये कैसे आता है? किताब में अलग अलग ज्योमेट्री के थ्योरम्स लिखे हुए होते हैं, हमें कभी समझ ही नहीं आया, रट्टा मार लिया। आज समझेंगे, कॉन्सेप्ट का फील करेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है अगर आप समझ के पढ़ोगे तो। कॉपी कर लो जल्दी से। चलो मेरा बेटा, आगे चलने से पहले एक जरा ट्राइंगल की ना कुछ एक दो बेसिक सी बातें देख लो। मेरा बेटा, आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास, हमें पता है 3 एंगल होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा मान लो, एक गामा मान लो, ठीक है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है तो मेरा बेटा इसके जो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका जो सम होता है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा, सिमिलरली आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एंगल बनता है तो जहन में रखिएगा वो एंगल कितना होता है मेरे बेटे? 180 डिग्री का होता है। ये बात हमें पता है, बेसिक सी बात है। ट्राइंगल एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है या सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट भी कहलाता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा, एक और बात बेटे, अगर आपके पास मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर ये दोनों साइड्स बराबर है। साइड्स बराबर का मतलब ये साइड अगर आपके पास, लेट से मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी आपके पास? 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये साइड्स दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये जो बेस एंगल्स होंगे ना ये सेम होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो गामा है, बीटा है, कुछ भी है, कोई भी एक्स वाई जेड एंगल हो सकता है ये, ठीक है। और लेकिन ये बेस एंगल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। यानी कि जो सेम साइड्स हैं इनके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। ऐसी ट्राइंगल को मेरा बेटा हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या नाम देते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लीजिए मेरा बेटा कोई एक ट्राइंगल है ABC और कोई एक ट्राइंगल है XYZ, इसके जो 3 एंगल्स हैं, इसके जो 3 एंगल्स हैं और इसके जो 3 एंगल्स हैं, अगर ये एंगल्स आपस में सेम है, ध्यान में रखिएगा, अगर इनके एंगल्स आपस में कैसे हैं? सेम है, तो ये ट्राइंगल्स आपस में कहलाती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या कहलाती हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो एक जैसी साइड्स होती हैं उनका रेशियो आपस में कंपेयर किया जा सकता है। क्या मतलब सर? देखो, ये मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक ट्राइंगल है, ये साइड A, ये साइड B, ये साइड C। सिमिलरली ये साइड मान लेते हैं स्मॉल x, ये साइड स्मॉल y, ये साइड स्मॉल z, ठीक है मेरा बच्चा। अगर ये एंगल अल्फा है और मैंने माना हुआ है कि ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल बीटा है और मैंने माना है कि ये एंगल भी बीटा है, ये एंगल गामा है और मैंने माना है कि ये एंगल भी गामा है,
तो मेरा बेटा ये दोनों ट्राइंगल कहलाएंगी सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, मैथ्स के अंदर अंग्रेजी वर्ड सिमिलर का मतलब कुछ और होता है, हम ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सिमिलर का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, जहन में रखिएगा। अगर आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जो इक्वी एंगुलर होते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब है एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम। जो एंगल जो मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, जितना एंगल यहाँ वही यहाँ, जो एंगल यहाँ वही यहाँ, जो एंगल यहाँ वही यहाँ। साइज सेम नहीं है। हाँ, अगर साइज भी सेम होता, यानी कि ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, मतलब बिल्कुल एक जैसा होता, तो हम कहते ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की टर्म यूज होती है इक्वल टू लगा के उसके ऊपर एक इस तरह का लहराता हुआ साइन बनाते हैं, ये वाला, ये है कॉन्ग्रुएंट। अगर सिर्फ सिमिलर है तो ये बनाते थे। ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो मैंने बताया सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो एक जैसी साइड्स हैं, जैसे अल्फा और बीटा के इधर वाली साइड कौन सी है? ए, यहाँ कौन सी है? एक्स। तो इनका रेशियो आपस में कंपेयर किया जा सकता है। बीटा और गामा के इधर वाली साइड कौन सी है? सी, वहाँ कौन सी है? जेड, तो सी डिवाइडेड बाय जेड। इसके अंदर अल्फा गामा के इधर वाली साइड कौन सी है? बी, वहाँ कौन सी है? वाई। ये मेरा बेटा प्रॉपर्टी होती है किसकी? सिमिलर ट्राइंगल्स की। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब एंगल सेम है, साइज सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा तो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक छप सकता है। ठीक है, साइज भी सेम, सब कुछ सेम। कॉपी कर लो। देख रहे हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव होता है। अब बोलोगे सर ये अचानक से आपने मैथ्स कहाँ शुरू कर दी? सर मैथ से भाग के तो हमने बायो लिया था। ठीक है, चलो ये मान लो बेटा हमारे पास आ गया हमारा वापस सर्कल। करने क्या लगे हैं? पहले अपने पास ना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कर लेना हमने क्या करना है। अभी हमने देखा जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, ड्यू टू विच अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ यही एक्सेलरेशन होती है बॉडी के पास, और क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अभी वजह समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में, लिख लेना कहीं पे। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं कि AC इक्वल v²/r किस तरह से आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे पास कोई ये बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है। पहले मान लो बॉडी कहीं यहाँ पे थी, कुछ A पॉइंट पे थी। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद मेरा बेटा आपके पास बॉडी कुछ यहाँ पे आ गई, कुछ पॉइंट B पे आ गई। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर देखे हुए तो कॉन्सेप्ट का ज़बरदस्त फील आ जाएगा। अब देखो भैया, अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या है? रेडियस है। और हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया कि ये मेरा बेटा पॉइंट O है, और बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, यानी कि ऐसे A से कहाँ गई है? B पे गई है ऐसे। ठीक हो गया। तो जब A से B पे गई है तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है ना, सेंटर पे कुछ एंगल बनाया है। मान लेते हैं एंगल कितना बनाया है मेरा बेटा? थीटा के बराबर बनाया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, तो भाई साहब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी वो यही वाली कवर करी होगी। इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा एस, यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सर वो तो आर्क लेंथ के अलोंग होती है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आर्क लेंथ के अलोंग होती है। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि आर्क लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कब होती है? जब आप उसको छोटे सेगमेंट में कंसीडर करते हो। सोचो, अगर मैं इस बी पॉइंट को यहां मानने के बजाय बिल्कुल यहां मान लेता इसके करीब, समझना सुनना, अगर मैं बी पॉइंट को इतना दूर मानने के बजाय इसके बिल्कुल करीब मानता तो आर्क लेंथ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाते, हाँ या ना? अरे भैया फिर तो ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन ही होता। अभी चूंकि बी पॉइंट को मैंने दूर दिखाया है इसलिए आपको ये अलग नजर आ रहा है, ये अलग नजर आ रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप थोड़ा जूम इन करके इसको समझ तो सको। अगर बिल्कुल यहां करीब में घुसा दूंगा तो आप समझ ही नहीं सकोगे। पॉइंट समझ आ गया? इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया, पॉइंट बी को दूर लिया। इन एक्चुअल ये पॉइंट बी बहुत यहां करीब है। जब ये करीब है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अलग से दिखा दिया ताकि कॉन्सेप्ट खराब ना हो। ये स्ट्रेट लाइन लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क लेंथ है। बड़ा सेगमेंट कंसीडर करेंगे तो आर्क लेंथ कुछ और है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। लेकिन जो कि हम छोटा सेगमेंट कंसीडर करते हैं तो उसमें आर्क लेंथ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। पहले भी पढ़ाया है मैंने, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें पता है कि जो बॉडी है ना मेरा बेटा, वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। कौन सा मोशन है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ताज़ा पढ़ के आए हैं कि जो बॉडी की स्पीड ऑफ रोटेशन है वो कैसी है मेरा बेटा? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो हमें पता है AT का वैल्यू भी क्या है? 0 है, और अल्फा का वैल्यू भी क्या है? 0 है। लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग
ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ये बात हमें पता है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, वो एग्जिस्ट कर रही हैगी। ठीक है भाई साहब, चलो गुड हो गया। अगर मैं इस ए पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ए है, बॉडी ए से कहाँ गई है, बी पे गई है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लगा होगा। मान लेते हैं वो टाइम हमारे पास है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालूं तो भैया वो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ या ना भाई, ऐसे ही होगा। अगर मैं बी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालूं तो बी पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इसको मैंने नाम दे दिया v1, इसे मैंने नाम दे दिया v2 का। वेक्टर, ज़ाहिर है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चे, मुझे ये बात बताइए कि क्या वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का वेक्टर, इस पॉइंट का वेक्टर, इस पॉइंट का वेक्टर, v1 वेक्टर v2 वेक्टर आपस में बराबर है, अलग अलग है? तो अगर आप बोलते हो ये बराबर है, स्टार्ट से लेक्चर वापस देखो, क्योंकि मेरा बेटा ये बराबर नहीं है। क्यों? इस देखो वेक्टर बराबर कब होते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। भाई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये बराबर नहीं है, वेक्टर्स आर डिफरेंट, v1 अलग v2 अलग। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसका है मेरे बेटे, v2 का है। इसके मैग्नीट्यूड को मैं v कह सकता हूं, दैट इज r ओमेगा। भाई जाहिर है कांस्टेंट स्पीड है तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो v भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। समझ आ गई? अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी का यहां पे एक ट्राइंगल और बना रहा हूं अलग से, यहां सामने करके। ठीक है, इधर गई, ये मैंने v1 का वेक्टर उठाया, ये मैंने लगा दिया लाके मेरा बेटा किसका वेक्टर, v1 वेक्टर। ठीक है, ये v1 वेक्टर, v2 का वेक्टर उठाया, ये लाके यहाँ चिपका दिया v2 का वेक्टर। ये आ गया मेरा बेटा मेरे पास v2 का वेक्टर। ये v1 वेक्टर यहाँ अलग बनाया, v2 वेक्टर यहाँ अलग बना दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा बेटा चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डेल्टा v कैसे निकालोगे, इनिशियल से फाइनल। भाई पहले पॉइंट ए पे थी ना बॉडी, ये थी ना यहाँ। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल, यानी कि v1 से कहाँ जा रहे हो आप, v2 पे जा रहे हो। तो मेरा बेटा जो चेंज आया वेलोसिटी में डेल्टा v, वो चेंज यही वाला आया, हाँ या ना? अरे भैया चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो? आप बोलोगे भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है मेरे बच्चे, v2, माइनस इनिशियल कितनी है मेरे बच्चे, v1। समझ आ गई बात की? अब इसको अगर आप हेड टू टेल रूल से देखो तो यही चीज बन रही है आपके पास। हेड टू टेल रूल भी पढ़ चुके हैं हम। देखो आपने क्या करा, v1 में डेल्टा v को देखो, अगर मैं हेड टू टेल रूल के तहत आपको बताऊं ना, अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग है तो देखो v1 वेक्टर के हेड पे आपने डेल्टा v कनेक्ट कर दिया, और ये किसके बराबर आ रहा है, v2 के बराबर आ रहा है। तो अगर आपको डेल्टा v का वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, डेल्टा v, आप बोलोगे डेल्टा v विल बी इक्वल टू मेरा बेटा v2 माइनस का v1। ठीक है, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं यहाँ पे सारे। ये हो गया। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया कि भाई साहब ये ट्राइंगल है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है मेरा बेटा पॉइंट R। अच्छा एक बात हमें बताइए, जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर को आप ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी जो लंबाई होती है, गौर से सुनना, इसकी जो लंबाई होती है वो एक अदद, ये जो एरो है इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। देखो अगर आप ऐसे कोई एरो बनाते हो तो ये जो एरो हेड है ये बताता है वेक्टर का डायरेक्शन, और ये कितना लंबा है ये बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मेरा बेटा ये जो v1 वाला एरो है और जो v2 वाला एरो है, इनका साइज एक बराबर होगा। गौर से सुनना, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। देखो ये जो v1 है और ये जो v2 है, इसका एरो का जो ये जो लंबाई है, लेंथ है, ये एक बराबर होगी। क्यों सर? इसलिए कि v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा है, सेम है। तो गोया इनकी जो लंबाई है वो एक बराबर होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं ये साइड और ये साइड कैसी है, एक बराबर है। तो आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहां से देखो ट्राइंगल OAB को देखो, ट्राइंगल OAB को देखो, गौर से देखो ट्राइंगल OAB को, ये भी एक अदद आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? ये साइड और ये साइड एक बराबर है। क्यों? सेंटर से लेके किनारे तक का फासला, अगर यहां रेडियस है तो सेंटर से लेके यहां किनारे तक का फासला ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो भाई साइड सेम हो गई। OAB भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा
अब किताब में कहा हुआ कि ये वाला जो एंगल है यहां थीटा है तो यहां भी क्या होगा, थीटा। किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है। मैं आपको ये साबित करा रहा हूं कि ये ट्रायंगल का एंगल सेम क्यों है, क्योंकि देखो अगर ट्रायंगल का एंगल आपको सेम, ये वाला एंगल सेम हो गया तो बाकी के दोनों एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। क्यों भाई, देखो समझो। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, समझना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल जो भी हो, ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल मिसाल दे रहा हूं 50 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया 50 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 50 निकाल दो, पीछे कितना बचा 130। ये होगा 130 डिवाइड बाई 2, ये भी क्या होगा 130 डिवाइड बाई 2। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये 50 है और आपको पता चल गया ये 50 है तो इसके भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होगा। 180 से 50 निकाल देंगे 130 बचा। 130 डिवाइड बाई 2 130 डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर आपने जस्ट ये साबित कर लिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये दोनों इन दोनों से मैच कर जाएंगे और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही है मेरा बेटा, क्लियर है। अब चलो देख लेते हैं। इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इधर लेके जा रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। अब समझ जाना कि यहां पे ये चीज मौजूद है, समझाने के लिए ये सारी फनकारी करनी पड़ रही है। ठीक है भैया। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करके लेके जा रहा हूं मेरा बेटा, और से देखिएगा, और से देखो। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको ऐसे ले आया। अब देखो मेरा बेटा, ये बेसिकली v1 वेक्टर है। ये v1 वेक्टर को मैंने यहां से उठाया और यहां तक ले गया। ये v1 वेक्टर है। तो मैं ये वाला एंगल जानने में इंटरेस्टेड हूं। ये वाला एंगल, इसको मैं गामा कह रहा हूं, समझना भाई। ये v1 वेक्टर था, इसी की लाइन को आगे ले गया। तो यही तो आपको चाहिए, v1 और v2 के दरमियान का एंगल चाहिए, जिसको आप कह रहे हो किताब के लिहाज से कि वो क्या है, थीटा। मुझे नहीं पता अभी वो क्या है, तो मैंने v1 को ऐसे एक्सटेंड किया, v2 से मिला दिया इस पॉइंट पे, और इस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, गामा का नाम दे दिया। मुझे नहीं पता अभी ये एंगल कौन सा है। क्लियर है। अच्छा, अब इसको देखो गौर से। अच्छा, ये किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ समझने के लिए, अगर आप ये नहीं समझना चाह रहे तो 5-10 मिनट आगे चले जाओ, आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर लो। ठीक है। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, किस खुशी में, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई ये दोनों साइड्स इक्वल है तो मैं एंगल में सेम कर सकता हूं। अच्छा, अब मैं अगर देखता हूं ये 3 मुझे एंगल नजर आ रहे हैं, तो मुझे यहां से नजर आ रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करो, अल्फा 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 थीटा मिलाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। गुड हो गया। ये बनता है 2 अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूं क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा आ गया। ये इसको अपने पास कहीं पे नोट कर लो। ठीक है भैया। चलो, ये हो गया हमारा मसला हल एक ट्रायंगल का। इसको कहीं पे नोट कर लेना, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा के बराबर आ रहा है। अब यहां देखो, इसको देखो मेरा बेटा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये किससे मार्क किया जाए, ब्लू से, अच्छा ग्रीन से करते हैं। देखो इस ट्रायंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की, ये वाले एंगल की। ठीक है, ये वाले एंगल की। ये देखो मेरा बेटा, ये वाली लाइन आपके पास कौन सी है, रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन है, रेडियस वाली लाइन है। देखो इस पॉइंट को देखो, पॉइंट ए को देखो, सेंटर से पॉइंट ए तक जो लाइन आ रही है रेडियस लाइन है, और ये क्या है, टेंजेंट है। सर्कल की प्रॉपर्टी थी, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी पिछले लेक्चर में। सर्कल की प्रॉपर्टी है कि एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है और रेडियल लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी है कि पॉइंट पे जो रेडियल लाइन है और जो टेंजेंट है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। गोया ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और वो वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। सही है। ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि अल्फा में ये एंगल जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 90 डिग्री। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, हाँ या ना। अरे भैया देखो, दिस एंगल प्लस दिस ग्रीन वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियल लाइन, ये टेंजेंट, और सर्कल में ये प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट और रेडियल लाइन एट अ पॉइंट आर परपेंडिकुलर। तो भाई ये अल्फा है, ये एंगल चाहिए, कैसे आएगा, ये पूरा 90 है, 90 में से अल्फा निकाल देंगे। सिमिलरली ये वाला जो है, ये वाला ये भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये रेडियल लाइन, ये टेंजेंट, ये पूरा 90 डिग्री होगा, 90 में से अल्फा निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ये देखो मेरा बच्चा, इसको मैंने कह दिया मिसाल के तौर पे, ये वाला जो है ये मेरे पास है बीटा। ये क्या है, बीटा है। गौर से देखना भाई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिस ट्रायंगल, ये वाला, दिस, ये ब्लैक लाइन आई, ये रेड लाइन, ये, इसमें देखो एक एंगल है 90 माइनस अल्फा, एक और एंगल है 90 माइनस अल्फा, ये कितना है बीटा। मुझे पता है ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर भी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देख लो भाई, 90 डिग्री माइनस अल्फा पहला एंगल, सिमिलरली 90 डिग्री माइनस अल्फा ये दूसरा एंगल, प्लस ये कितना है बीटा।
मिला के कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा 90 में 90 ऐड करो, कितना होता है 180 डिग्री, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 वहां जाके 180 को मार देगा, तो और 2 अल्फा को वहां भेज देंगे, तो बीटा विल बी इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा कितना आ रहा है, 2 अल्फा के बराबर। ठीक हो गया भाई साहब, बीटा आ गया 2 अल्फा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं कहूंगा बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और बीटा कितना आया है 2 अल्फा के बराबर आए। 2 अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा को वहां ले जाऊंगा तो गामा कितना आ रहा है 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। तो क्या ये चीज साबित हो गई कि ये थीटा इस गामा के बराबर है, हाँ या ना। यानी कि ए से बी तक जाने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है तो v1 v2 के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो भी कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। साबित हो गया, सही है। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं और इसको मैं साफ सुथरा करके थोड़ा सा मजीद कर देता हूं। कॉपी कर लो इतना ऐसा जल्दी से, ठीक है मेरा बेटा। बस अब इसको समझ जाना है जो हमने बातचीत करी है ना सारी। क्या था ये भाई, अच्छा अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ये थीटा बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये बात भी क्लियर हो गई कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये अल्फा है ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा भाई अल्फा और अल्फा। क्यों, ये अगर मिसाल के तौर पे 80 डिग्री है तो ये तो पता चल गया ये भी 80 डिग्री है, तो भाई बचा हुआ कितना हो गया 100 डिग्री। भाई टोटल 180 है ना, 180 में से 80 चला गया तो पीछे 100 बचा, 100 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो एक बराबर आ गए। यहां भी यही होगा। तो किताब में ये जुमला ऐसे लिखा हुआ है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स इज इक्वल। देखो एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स, इसके इक्वल आर्म्स ये और ये वाले हैं। इक्वल आर्म मतलब ये हिस्सा ये साइड इक्वल आर्म है, इनके बीच का एंगल थीटा। इक्वल आर्म ये वाला है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनके अंदर इक्वल आर्म्स के दरमियान का एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। और अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने भाई, ऐसा कहीं नहीं कहा। बराबर होगी भी नहीं ये साइड, क्यों, क्योंकि v बराबर है r टाइम्स ओमेगा के। ये साइड कितनी है r, ये है v के बराबर। v और r एक बराबर थोड़ी है, v और r तो एक बराबर तब होंगे जब ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड होगा। आपको किसने कहा यहाँ ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो v इज r टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो मैंने ये नहीं कहा साइड्स बराबर है, मैंने कहा ट्राइंगल्स आर सिमिलर इक्वी एंगुलर, इनके इंटरनल एंगल्स क्या है, सेम है। तो हम इनकी सिमिलर साइड्स का रेशियो आपस में इक्वेट कर सकते हैं। चलो करते हैं जरा। ये वाली साइड जो है वो कौन सी है, डेल्टा एस। इसमें ये वाली साइड कौन सी है, डेल्टा वी। करो जरा जल्दी से, यहां कर लेते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। देखो भैया सिमिलर ट्राइंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल होता है। पहले सिमिलर साइड समझ लेना भाई, ये इक्वल साइड्स का रेशियो इक्वल साइड के रेशियो से मैच करेगा। जो ये बची हुई साइड है इसका रेशियो बची हुई साइड के रेशियो से मैच करेगा। तो डेल्टा वी ये साइड डिवाइड कर दिया किससे, डेल्टा एस से, विल बी इक्वल टू इसकी डेल्टा वी। अच्छा इसकी एक साइड उठाओ, ये v हो गई। सर ये तो v1 है मेरा बेटा, v1 वेक्टर का नाम है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है। ठीक है यहां पर डालो, ये साइड क्या है, r के बराबर आ गया। अगर मैं डेल्टा एस को उठा के वहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय आर। यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो मेरा बच्चा टाइम लगा था वो कितना लगा था, डेल्टा टी। तो अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है डेल्टा टी दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये लिखा है ना, क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुई। और यहां पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सिर्फ ड्यू टू डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है वेलोसिटी का। तो ये क्या बन जाए, और अगर मैं साथ ही साथ लिमिट भी अप्लाई कर दूं। सर अब लिमिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, देखो मेरे बच्चे लिमिट अप्लाई करने का भी कॉन्सेप्ट जान लो, बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर समझ लो एक बार।
देखो बच्चे, लिमिट अप्लाई करने से क्या हो रहा है? लिमिट अप्लाई करने से ये हो रहा है कि ये बी पॉइंट बहुत करीब आ गया। जब ये बी पॉइंट करीब आ गया तो ये जो डेल्टा एस स्ट्रेट लाइन और आर्क लेंथ में आपको फर्क नजर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये डेल्टा एस भी यही होगा, आर्क लेंथ भी यही होगी, सही है, इसलिए लिमिट अप्लाई करी। अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। और ये क्या आ गया मेरा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि ए से बी तक जाने में इस छोटे से टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन हुई है। आपने मैग्नीट्यूड तो चेंज होने दिया नहीं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये क्या चीज है? वेलोसिटी हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। और ये भी वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। भाई ये वी बनेगा ना मेरा बच्चा, ये भी वी है, ये तो क्या बन जाएगा? ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो कॉन्सेप्ट का फील आया। ए सी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अपॉन में क्या आ गया? आर। आर क्या है भाई? रेडियस। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमें यह चीज समझ में आ गई कि जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में घूम रही है और अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो अल्टीमेटली उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो मुसलसल चेंज हो रहा होगा। मुसलसल होता है, आई नो दैट, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके पास क्या होगी? एक अदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसका फॉर्मूला हमने निकाला वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी निकाला। अब जाहिर है मेरा बेटा ये एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये लीनियर एक्सेलरेशन है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आ रही है। तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो जहन में रखेंगे कि इसका डायरेक्शन हमेशा हमारे पास कहाँ होता है मेरे बच्चे? टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। अभी आगे चल के सेंट्रीपिटल फोर्स भी देखेंगे, उसमें भी वहाँ से भी इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा कहाँ है? टूवर्ड्स द सेंटर। यानी कि अगर बॉडी ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है मेरे बच्चे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। और अगर आपको पोजीशन वेक्टर याद होगा, हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से किसी पॉइंट तक की लोकेशन डिफाइन करना। तो अगर मैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए पॉइंट तक की लोकेशन डिफाइन करूंगा, जो मेरा पोजीशन वेक्टर है आर वो ऐसे बनेगा, हाँ या ना? किसी और पॉइंट पे समझ लो, ये बिल्कुल इसके ऊपर होगा लेकिन समझाने के लिए अलग अलग दिखाए। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव करता हुआ यहाँ कहीं पे आ गया, इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको बोलता हूँ, या इस पॉइंट पे छोड़ो, इधर आ गया, ठीक है, इधर कहीं आ गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ ओरिजिन से इस पॉइंट तक का मुझे आप लोकेशन वेक्टर बताइए या पोजीशन वेक्टर बताइए, तो बेटे ये होगा आर का डायरेक्शन, ये होगा, ये किसका डायरेक्शन है? आर का डायरेक्शन है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, भाई ओरिजिन से हट के है ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, टूवर्ड्स द पॉइंट है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक का लोकेशन बता रहा है, इस पॉइंट तक का। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछूंगा तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर, ये होगा एसी। आपको क्या नजर आ रहा है कि जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। माजी में पूछा गया क्वेश्चन, दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। दोनों के दरमियान का एंगल कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि एक डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर है, एक डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है। अच्छा, साथ आपको यह भी नजर आ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द रेडियस लाइन। बोलो हाँ या ना? अलोंग द रेडियस लाइन है। सर रेडियस लाइन के अलोंग कैसे? देखो भैया, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होता है, इसी रेडियस लाइन के अलोंग एसी का डायरेक्शन है। अगर बॉडी यहां पे आ गई तो भी इसी तरह यहां से लेके यहां तक रेडियस है, इसी लाइन के अलोंग एसी का डायरेक्शन है। बॉडी यहां पे आ गई, ये रेडियस है, इसी लाइन के अलोंग एसी का डायरेक्शन है। बॉडी घूमते हुए यहां पे आ गई, यहां से यहां तक रेडियस है, इसी लाइन के अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। यही वजह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियल लाइन। रेडियल लाइन क्या है? जो सेंटर से किनारे तक पे लाइन जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये समझ में आ गया, दे आर एंटी पैरेलल। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो ये बनता है AC विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। आर कैप से क्या मुराद है? जहां कहीं भी कैप लगाओ ना मेरा बेटा, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका काम होता है डायरेक्शन बताना। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो और उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन को बताना। ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैंगे।
तो भाई ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को अगर मैं ओपन करूंगा तो भाई साहब हमें इसका फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर इसको ओपन करूंगा तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया आर अपॉन में आ गया आर, नहीं आर से आर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनता है वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। भाई साहब ये समझ लेना ज़रा इसमें किससे क्या मुराद है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये चीज़ है मेरा बेटा यूनिट वेक्टर, ये चीज़ है मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर, ये है मेरा बेटा डिस्टेंस या जिसको आप रेडियस कह सकते हो। कहाँ से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके जहां पे आपके पास बॉडी इस पॉइंट पे मौजूद है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा जहां बॉडी मौजूद है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जिस पॉइंट पर बॉडी ड्यूरिंग रोटेशन मौजूद है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर कहलाता है। इसका जरा एक मिसाल से समझ लो इन तीनों में क्या फर्क है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। समझो, देखो अब हमारे पास मान लो मेरा बेटा कि ये हमारे पास है ओरिजिन, मिसाल दे रहा हूं, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से ऐसे 5 कदम के 1 2 3 4 ऐसे 5 कदम के फासले के ऊपर इधर कोई पॉइंट मौजूद है ए, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का लोकेशन बताएगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का एड्रेस बताएगा। तो ये होगा मेरा बेटा 5i कैप। ये सब बातें वेक्टर्स में पढ़ाई हुई हैं। 5i कैप, ये जो 5i कैप है ना मेरा बेटा, ये है पोजीशन वेक्टर। ये कह रहा है 5 कदम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलोगे तो आप अपनी मंजिल मकसद तक पहुंच जाओगे। तो आपका मंजिल क्या है, ओ से ए तक जाना, तो 5 कदम पॉजिटिव एक्स पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। ये पोजीशन वेक्टर है। अगर आपको मैं बोलता हूं अब मुझे यूनिट वेक्टर बताओ इसी में से, तो वो है आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका काम डायरेक्शन बताना है। तो आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, प्लस एक्स एक्सिस। तो बता रहे इसमें से ये हिस्सा पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, अब अगर डिस्टेंस पूछूं तो भाई डिस्टेंस क्या है, 5 कदम। कितने कदम चलने पड़ेंगे, 5 कदम चलने पड़ेंगे। सेट हो गया, यानी कि आपने ऐसे लिखा था 5i कैप, ये पूरा मिला के क्या था, पोजीशन वेक्टर। इसमें से ये हिस्सा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, ये हिस्सा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो तीनों चीज़ों को अलग अलग समझ लेना, ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं। ये यूनिट वेक्टर के टर्म में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये इसको खोल के पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखा हुआ है। तो अपॉन में आर स्क्वायर तब आता है जब यहाँ पे क्या आता है, पोजीशन वेक्टर आता है। क्लियर हो गया, जहन में रहेगी बात। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए किस डायरेक्शन में कितना चलना है, किसका भी आंसर कर रहा है, कितने का भी आंसर कर रहा है, कितना चलना है, कहाँ चलना है, दोनों बता रहा है। ये देखो ना, कितना चलना है, कहाँ चलना है, दोनों बातें कौन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर। आर कैप यूनिट वेक्टर सिर्फ बता रहा है कहाँ चलना है, आर डिस्टेंस सिर्फ बता रहा है कितना चलना है। तो पोजीशन वेक्टर कितना प्लस कहाँ का आंसर कर रहा है, ये कहाँ का आंसर कर रहा है, ये कितने का आंसर कर रहा है। समझ आ गया भाई साहब, क्लियर है। किताब में देखोगे तो यहाँ पे एक अदद नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, यहाँ भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है। वो रीज़न मैं आपको पढ़ा चुका, ये लिखा हुआ, क्योंकि मेरा बेटा आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ज़्यादातर आपको यहाँ लिखा मिलेगा, ये रीजन इधर माइनस है, क्योंकि आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और जो पोजीशन वेक्टर है दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को आप किस तरह से शो करते हो, माइनस साइन की मदद से शो कर रहे होते हो। समझ आ गई। तो माइनस साइन अगर कभी किताब में देखे तो परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इसका केस पढ़ते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है इसके अंदर। मैं कोशिश करूंगा सेंटीपिटल फोर्स के लिए फिर एक अलग लेक्चर बना दूं, क्योंकि ये तो इसी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तो एसी के साथ एटी का मिला के भी एक कॉम्पैक्ट पार्ट पढ़ना है। देखो जल्दी से मेरा बेटा, अब देखो मेरा बेटा यहाँ पे ना एक चीज़ और अपने पास क्लियर कर लेना। जब कभी भी कोई बॉडी हमारे पास दायरे में घूम रही है, और जाहिर है अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसके अंदर बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो मेरा बेटा होगा कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के लिहाज से कैसी होगी मेरे बच्चे, कांस्टेंट होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो भी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। r क्या है, रेडियस, वो भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर
चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, तो वो कैसे चेंज हो रही है? समझना, देखो मेरा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो इसके लिए टुवर्ड्स द सेंटर ये वाली लाइन होगी, ऑब्जेक्ट यहां पे इसके लिए टुवर्ड्स द सेंटर ये लाइन है, ऑब्जेक्ट यहां पे इसके लिए टुवर्ड्स द सेंटर ये लाइन है। क्या ये डायरेक्शन आपको सिमिलर नजर आ रही है? नहीं भाई, जाना सेंटर की तरफ ही है लेकिन अलग अलग पॉइंट से जाना है, तो वेक्टर चेंज हो गया। तो आप अपने नोट्स में क्या लिखोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट but the direction is changing, therefore centripetal acceleration in terms of vector is a variable vector and not a constant vector। समझ आ गई बात की? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा था कि जो पोजीशन वेक्टर है जब बॉडी दायरे में घूमती है वो वेरिएबल वेक्टर है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक आएंगे पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन अलग, यहां जाएंगे अलग। ये हो सकता है 5i कैप हो, ये हो सकता है 5j कैप हो, ये हो सकता है -5i कैप हो, ये हो सकता है -5j कैप हो, तो आर चेंज हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, तो दूसरी बात, दूसरी चीज मेरा बेटा यहां पे अब जो हम समझने लगे हैं, गौर से देखिएगा। देखो अब मेरा बच्चा, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे दायरे में घूम रहा है और अगर वो मूव कर रहा है विद आ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और बॉडी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, at 0 होगा क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अल्फा भी 0 होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है और उसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है मेरा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मेरे बच्चे आपके पास एंगुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज एंगुलर स्पीड बढ़ रही होगी, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी या बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। मिसाल ले लो ना भैया, फैन स्विच ऑन किया, आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाता है, तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है स्पीड के सेंस में, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस केस में AT भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि AT भी नॉन जीरो होगा, AC तो होगा ही नॉन जीरो, और अल्फा भी क्या होगा? नॉन जीरो। समझ आई? अब मेरा बेटा, अगर आपको इस केस में नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो? नेट लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये भी है, दो कंपोनेंट आ गए लीनियर एक्सेलरेशन के। तो अगर आपको टोटल लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी हो तो कैसी निकाली जाएगी वो समझा रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलो और से देखो। बच्चे मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरे लेक्चर की टाइमिंग रिड्यूस नहीं हो पाती। हालांकि मैं अपने जहन में लेके चलता हूं कि जो टाइम है वो 40 से 50 मिनट का रखना है, इससे ज़्यादा का नहीं रखना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट्स ही इतने ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है, बर आप मुझे बताइएगा इसमें अगर आपकी तरफ से कोई और अच्छा सजेशन हो, कैसे मजीद टाइम को मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि हमारे पास बॉडी कैसे मूव कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हो रहा है चेंज। जहन में रखना, मिसाल फैन को जस्ट स्विच ऑन किया या एक फैन चल रहा था उसे जस्ट स्विच ऑफ किया, जब स्विच ऑफ किया है वो डिसेलरेटिंग मोड में मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। स्विच ऑन किया है, एक्सेलरेटिंग मोड में मूव करेगा, स्पीड बढ़ेगी। मान लें बॉडी यहां पर है, अगर मैं आपको बोलता हूं इस पॉइंट पे मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां होगी, तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, यह आ गई AC। अगर मैं आपसे पूछता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, बॉडी मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मूव कर रही है और बॉडी मूव कर रही है विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। बॉडी कैसे मूव कर रही है? स्पीड बढ़ रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा और साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा। क्यों? टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ है तो एक्सेलरेशन उसके पैरेलल होगी, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर स्पीड कम हो रही होती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे हो जाती, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो यही रहती, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे हो जाती। आप नोट करो, क्या आपको ये चीज़ नज़र आ रही है? ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अपने पास नोट करना,
क्या नोट करोगे नोट्स में? ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद अ वेरिएबल टेंजेंशियल स्पीड ऑन अ सर्कल, इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। सर कुछ सबूत है? हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होता है। अभी पीछे पूरी डेरिवेशन की है, उसमें यही तो बात देखी थी, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, तो दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अगर मुझे नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं कहूंगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, मैं कहूंगा AC प्लस AT, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी? नेट लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन का, तो A विल बी इक्वल टू √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सर ये क्यों लगाया? सर बेटे वेक्टर के अंदर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टर्स का, R इक्वल √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा होता है A और B के दरमियान का एंगल, ये A है ये B है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आगे वाला फैक्टर 0 हो गया 2AB कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह 90 डिग्री आ गया, कॉस 90 होता है 0, तो R इक्वल √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचा। नहीं तो ऐसे सीख लो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसको अगर मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, ये है AC, ये है AT, इस AT को यहां उठा के लगा दो भैया, लग गया। अब आपके पास जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, ये है A, ठीक है मेरा बेटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, जिसका यहां पे एंगल फाई है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, √FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना सब, √RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। तो ऐसे आएगी आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल किससे बन रहा है पहले तो देखो, AC के साथ बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे, टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AT डिवाइडेड बाय AC। भैया परपेंडिकुलर ये साइड है ना, जिस साइड पे दो एंगल होते हैं वो बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज है तो बचा हुआ मासूम क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स AT डिवाइडेड बाय AC। और अपने पास ध्यान में रखना, ये फाई एंगल किसके साथ बना है? AC के साथ बना है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं भैया, ये सारा कॉन्सेप्ट गौर से सुनो, अच्छे से सुनो और नोट्स बनाओ, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस क्वेश्चन है टार्जन वाला, जो कई दफा मासी में आया है, वो अगले लेक्चर में जब सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वहां पे होगा, ठीक है। एक और सवाल है, वो भी पास पेपर में आया है, वो भी हम कवर करेंगे। देखो अभी तक हमें क्या क्या बातें समझ में आ गई या क्या क्या बातचीत पता चल गई। हमें पता चल गया अगर कोई बॉडी दायरे में घूमे और बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करे, तो वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है, बॉडी के पास अल्फा 0 होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ड्राइव कर लिया v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज अ वेरिएबल वेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। अच्छा हमें एक और बात ये समझ में आ गई कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, स्पीड या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज हो रही है स्पीड, तो सेंट्रीपिटल भी होगा, टेंजेंशियल भी होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो टेंजेंशियल अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैंने कहा दरमियान का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी लीनियर एक्सेलरेशन, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आए। एक लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आया, एक लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आया। तो अगर मुझे नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई? वेक्टर क्वांटिटीज है जाहिर है दोनों, तो दोनों का वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो A विल बी इक्वल टू √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐसे ही ऐड किए जाते हैं, वरना R इक्वल √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से भी कर सकते थे। हो गया भैया। अब अगर मुझे एंगल बताना है, इसमें भी अगर आप टोटल लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखोगे ना तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको उठा के यहां बनाया, आपके पास जो टोटल लीनियर एक्सेलरेशन होगी ना बॉडी की, वो इस तरह से होगी, ये है ए नेट लीनियर एक्सेलरेशन है ये बॉडी की, ठीक है।
अगर आपको ये निकालना है कि इसका ये कितना एंगल है, तो किससे बना रहे हैं हम ये एंगल AC के साथ, तो भाई हमने बोला टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू 80 अपॉन AC। क्यों? ये रहा, इसको यहाँ उठा के बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ये 80 है, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू 80 अपॉन AC। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आ गया इतना हिस्सा? कॉपी कर लीजिए मेरा बेटा जल्दी से। मेरा बेटा ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जहन में रखिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसको हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब फाइनली अगर मैं आपको बोलता हूं एक बॉडी मूव कर रही है और मिसाल के तौर पे बॉडी इस पॉइंट पे मौजूद है और बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि बॉडी की जो स्पीड है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है, लेकिन बॉडी की जो स्पीड चेंज हो रही है ना, वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो नॉन जीरो, लेकिन वो कैसी है? कांस्टेंट है। उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट। देखो बच्चे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने से क्या मुराद होती है? हमने कई दफ़ा कहा ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कि आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को एज इट इज़ एंगुलर डोमेन पे अप्लाई कर सकते हो, बस शर्त यह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने चाहिए। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? कांस्टेंट है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, जो एक शर्त है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए। क्योंकि अगर ये वेरिएबल है, एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, तो फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना होगा। इसके कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि टेंजेंशियल स्पीड चेंज नहीं हो रही है चेंज, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। यानी कि अगर आपको मैं कहता हूं बॉडी की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब यह है मेरा बेटा कि हर सेकेंड में बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर एक्सेलरेशन है तो बढ़ रही है, डिसेलरेशन है तो कम हो रही है। ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ध्यान में रखना। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, होगा वो नॉन यूनिफॉर्म ही। क्यों? क्योंकि स्पीड वेरिएबल हो गई है, कांस्टेंट स्पीड नहीं रही, स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है। अगर मैं आपको बोलता हूं पोजीशन वेक्टर बनाइए, तो भाई पोजीशन वेक्टर इस तरह बनेगा, ओरिजिन से जिस पॉइंट पे बॉडी मौजूद है वहां तक का, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर R। अगर मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए, तो भैया ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बॉडी मूव कैसे कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मूव कर रही है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, और बॉडी मूव कर रही है विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉडी के पास एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बताइए, इस केस में ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा भाई? आउटवर्ड होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा आउट। तो अल्फा का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो भैया जब स्पीड बढ़ेगी तो आपके पास ओमेगा और अल्फा क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो भाई साहब ये हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे, ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बताइए, स्पीड बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग ही क्या होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। ये जो ब्लू से बनाया हुआ है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है मेरा बेटा। ये रहा। अब आप नोट करो, यहां से आपका एग्जामिनर क्या पूछता है? एंगल पूछता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के दरमियान का एंगल 0 डिग्री होगा अगर स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड कम हो रही है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 80 नीचे आ जाएगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो 80 होगा ही नहीं। R और AC के दरमियान का एंगल कितना है? 180 डिग्री। समझ आ गया। अभी हम अगले लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो वो भी ध्यान में रख लेना, चाहो तो अभी बना भी लो अपने पास। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल वेक्टर के दरमियान का एंगल भी कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ गई? तो आप क्या बात ध्यान में रखोगे कि मेरा बेटा आपके पास ये जो सारे वेक्टर्स हैं ना, पोजीशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट होगा, इसका भी और
इसका भी, और इन सब का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कांस्टेंट। लेकिन वेक्टर के सेंस में ये सारे चेंज हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो जब यही पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो AT ऐसा हो गया, VT भी ऐसा हो गया, AC ऐसा हो गया, R ऐसा हो गया, समझ आ रही है, FC भी ऐसा हो गया। तो ऑल दीज वेक्टर्स आर चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, समझ आ गई। और अगर एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ AC होगा, AT एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर हो गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल स्पीड है, तो AC भी है, AT भी है और अल्फा भी है, ठीक है। तो ये मेरा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक तरह से पार्ट नंबर 1 था। अगले पार्ट में हम आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब आती है तो किस तरह से आती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। फिर उससे अगले पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो देखेंगे और उसके सवालात देखेंगे, ठीक है भैया।